तो आज की डेट में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बीमारियां एल्डरली एज लोगों को होती थी वो आज यंगस्टर्स को झेलना पड़ रहा है? क्या लाइफस्टाइल उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या जेनेटिक्स कमज़ोर हो गई है हमारी? मोस्ट सर्च क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट टुडे इज व्हाट आई शुड ईट टू लुक यंगर। मार्केटिंग गेम है बस कि लोगों के सामने बता दो अच्छा देन। अगर ये सारी चीज़ें इतनी हानिकारक हैं जो एड कमर्शियल्स रन होते हैं, वो इन बातों का ध्यान जानबूझकर नहीं करते। कोकेन जितना स्पाइक शुगर देता है नॉर्मल इंसान को, डोपामिन इफेक्ट, तो बचपन से ही बच्चों को दूध में चीनी मिलाकर या एडिशनल सप्लीमेंट्स जो एडिड शुगर का काम करते हैं वो क्यों दे रहे हैं पेरेंट्स? यहाँ कोई मिरेकल डाइट नहीं मिलेगी, ना कोई 7 डे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस होने वाला है। बस हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो जानते हम सब हैं पर अवॉइड करते हुए आए हैं। हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर्स, एट्सेट्रा, ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं हैं, ये हमारे आसपास हो रही हैं और अक्सर हमारे ही एज ग्रुप में। आज हम एक डाइटिशियन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सही में एक हेल्दी लाइफ जी भी रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से जी रहे हैं या नहीं, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। लेट्स वेलकम सागर। हेलो सागर। है- मैं बढ़िया एकदम। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो अगर आप हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर देंगे खुद को तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है, लेकिन मेरा नाम है सागरदीप नारवानी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। एंड इन हेल्थ केयर की बात करूं तो मेरे को 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। कुछ हॉस्पिटल के साथ भी मैंने काम किया है एंड प्राइवेटली मैं अपना खुद का प्रैक्टिस भी करता हूं। कई सारे लोग आते हैं मेरे पास डाइट से रिलेटेड, उनकी मैं हेल्प करता हूं, उनको एडवाइस देता हूं, उनको काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। नाइस। सो आपने बोला कि आप डाइटिशियन हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि न्यूट्रिशन और डाइटिशियन सेम है, बट मुझे पता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। तो आप क्या बता पाएंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इंडिया में मैक्सिमम लोगों को, आपने तो फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के बारे में। मैक्सिमम जनता तो मेरे को डॉक्टर ही बोल देती है। सो बट द डिफरेंस बिटवीन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन इज़, डाइटिशियन वो होता है जो एक प्रॉपर एमएससी डिग्री प्रोग्राम करके एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करता है एंड देन उसके बाद वो बाहर निकल के एंड ही इज़ अलाउड टू वर्क। उसका जो वर्किंग एरिया होता है वो बड़ा होता है। वो वेट गेन, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल एडवाइसेस, community nutrition, and he is also allowed to work on the MNT, medical nutrition therapy. Medical nutrition therapy means all the he can prepare diet plans for the diagnosis like digestive related diagnosis, diabetes, thyroid, epilepsy, and all the medical condition diagnosis. But if I talk about the nutritionist, अगर nutritionist की मैं बात करूँ तो उनका काम भी यही है। उनका बट एरिया ऑफ स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड होता है। दे आर अलाउड टू, दे आर, वो लोग अपना, दे डोंट वर्क ऑन दी एमएनटी। वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे काम नहीं करते। दे वर्क ऑन दी कम्युनिटी न्यूट्रिशन, दे कैन गिव एडवाइस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड दे कैन गाइड यू फॉर दी वेट मैनेजमेंट पर्पसेस। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो आप लीगली, आपके पास वो नॉलेज है कि आप मुझे या किसी और को भी डाइट अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, माई फंक्शनैलिटी, माई लाइफस्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, बट न्यूट्रिशनिस्ट ऑन द अदर साइड वो चीज़ें नहीं कर पाता। दे आर नॉट अलाउड टू मेक द मेडिकल डायग्नोसिस डाइट चार्ट्स। ओके, सो व्हाट दे कैन डू? Like they can guide you for the normal nutrition values of the food, how to uh, make a diet plan if a for a normal person, not for the person suffering from disease or any disorder. ओके, तो अगर मुझ में विटामिन की कमी है तो मैं न्यूट्रिशन के पास जाके कह सकता हूँ कि मुझे कौन सा फल, फ्रूट, सब्जी खानी थी जो मुझे विटामिन मिल जाए। बट ऑन दी अदर साइड मुझे आपके पास आना चाहिए कि भाई मेरे फैटी लिवर है, डॉक्टर ने मुझे बोला है डाइट मेंटेन करने के लिए, तो क्या डाइट मुझे फॉलो करनी चाहिए? वेरी गुड। तो कमिंग बैक टू, एज वी आर इंडियंस, घर का खाना खाया है हम सब ने, और इंडिया में, इंडिया के घर से जो भी खाना आता है 60 to 70% हमारा प्लेट कार्ब से भरा होता है। इज इट अ बैलेंस डाइट ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग? No, it's not a balanced diet as per ICMR. ICMR is the one of the body, एक body है जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में एक बॉडी है, उसके वो काम करती है, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड काम करती है। एंड आईसीएमआर के अंडर में एक इंस्टीट्यूट आता है जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली जो हमारा एक हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। तो एज़ पर NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हमारी एक कंसेप्ट होता है माई प्लेट कंसेप्ट, जो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। आपने जो बोला वो सही बोला, पर ऐसा पहले होता था। व्हेन इंडिया वाज व्हेन द 90% ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज इनटू द एग्रीकल्चर बिजनेस। वो जब एग्रीकल्चर खेती में काम करते थे, जो किसान होता है वो फिजिकल मेहनत ज़्यादा करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1950 से अगर पहले की। क्योंकि किसी एक यहाँ स्टडी पे में ये मेंशन था खेतों कि में कोकेन human labor जितना ज़्यादा काम करती है, स्पाइक machines शुगर काम नहीं देता है करती थी। नॉर्मल इंसान को, डोपामाइन अब इफेक्ट। ट्रेंड चेंज तो अगर होता ये है। फैक्ट नाउ है मशीन हैज़ बीन तो इन्वॉल्वड इन द बचपन से ही मशीन बच्चों से को दूध फार्मिंग में चीनी इक्विपमेंट्स आते हैं। मिलाकर या एडिशनल तो डे बाय सप्लीमेंट्स डे जो हम लोग ये एडेड देख शुगर रहे हैं का कि काम करते हैं हमारा वो क्यों फिजिकल दे रहे हैं एफर्ट कम पेरेंट्स? होता जा रहा है। तो पहले के लोगों को फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता था, उसके हिसाब से 70% कार्ब इज़ गुड। अगर किसान है, अगर एक किसान अगर फिजिकल मेहनत कर रहा है तो उसकी प्लेट 70% कार्ब है, डेट इज़ गुड, बिकॉज कार्ब गिव यू इंस्टेंट एनर्जी। आपको खेतों में काम करना है, आपको खेतों में फिजिकल एफर्ट्स लगाने हैं, तो आज भी किसान जो खेत का है वो गुड़ और रोटी खाता है। पर लेकिन अगर हम जैसे लोग हैं जो सिटिंग जॉब करते हैं, 3 तरह की लाइफस्टाइल होती हैं। वन इज़ हैवी वर्क लाइफस्टाइल, जो लेबर्स लोग करते हैं, फिजिकल एफर्ट जिसमें ज़्यादा होते हैं। एक होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम लोगों की है, जिसमें हम लोग बैठ के काम करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं हम लोग। एक होता है मॉडरेट मतलब जिसमें थोड़ा सा घर का काम कर लिया अपना, थोड़ा सा बैठने का काम कर लिया। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के इस प्लेट में अगर 70% कार्ब है, डेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट एज़ पर NIN अभी वो माई प्लेट कंसेप्ट चेंज हो चुका है। नाउ 50% अब माई प्लेट होना चाहिए विद दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्वार्टर होना चाहिए आपका प्रोटीन एंड क्वार्टर आपका होना चाहिए कार्ब्स। ओके, तो आपने मेंशन किया है कि 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, फाइबर्स बेसिकली। तो फाइबर्स हमारी बॉडी को किस तरीके से हेल्प करते हैं? बेसिकली फाइबर्स हमारी बॉडी को कई तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फाइबर हमारी बॉडी में बल्क लेके आते हैं, हमारे गट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको नर्चर करने में हेल्प करते हैं, हमारी वाटर की लॉस को प्रिवेंट करते हैं, हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखते हैं, और हमें खाने में बल्क देते हैं, हैवीनेस देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड खा लें, तो अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की, आप 2 ही रोटी खाएंगे, हाँ, मैं टेक्निकली खाना कम खाऊंगा। आप टेक्निकली कम खाएंगे। तो आपको क्या लगता है आजकल इंडियन हाउस होल्ड में कितना परसेंटेज ये फाइबर्स और सैलेड्स वगैरह जिसकी आपने जिक्र किया, कितने लोग वो यूज़ कर रहे हैं? जैसे कि अपन ने देखा है कि हम लोग जो पुरानी चीज़ चली आ रही हैं, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हमारे इंडियन घरों में आज भी फोकस ज़्यादातर रोटी और चावल पे ही होता है। रोटी सब्जी दाल, जिसमें दाल और सब्जी तो हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं। इसमें मैक्सिमम हमारा प्लेट के अंदर, जैसे आपने पहले ही बोला, 70% तो या तो चावल होगा या तो रोटी होगी। बट आपको अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेट है, हैवी है या सेडेंट्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंसेप्ट बनाना पड़ता है कि मैं कितना परसेंटेज ऑफ कार्ब लूँगा, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन लूँगा, कितना परसेंटेज ऑफ मैं फाइबर लूँगा। अगर मैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आपका 50% आपका वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। तो वेजिटेबल्स में कोई भी वेजिटेबल्स कोई खा सकता है? ओके, तो WHO के लिमिट के हिसाब से WHO क्लेम करता है कि एक आम इंसान को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम का सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। इंडियन हाउस होल्ड में वो लिमिट डबल है, हम लोग 9 to 11 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। क्या हम खुद से ही ब्लड प्रेशर वगैरह को इनविटेशन दे रहे हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली अगर हम सिर्फ घर के खाने की बात करें, अगर हम घर के खाने को ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम 5 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खा पाएंगे। बट द थिंग इज, हमारा एक्सेसिव सोडियम जो डाइट में आ रहा है, वो आ रहा है पैकेज फूड से। अगर मैं आपसे ही बात करूं, आप हफ्ते में कितनी बार चिप्स खाते हैं? मैं चिप्स का फ़ैन हूँ तो मैं कंज्यूम करता कभी आपने चिप्स के पैकेट के पीछे देखा है उसमें कितना ग्राम सोडियम है? जितने भी चिप्स हैं, नमकीन हैं, बिस्किट्स हैं, आप उसके पीछे लेबल पे पढ़िए कितना। तो बेसिकली हमारा सोडियम इंटेक इज़ नॉट फ्रॉम द सॉल्ट, हमारा सोडियम इंटेक इज़ फ्रॉम द पैकेज फूड।
तो अगर मेरी ही बात करें, अगर मैं ज़्यादा वेफर्स या चिप्स कंज्यूम कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली आई एम टेकिंग माई सेल्फ टू दैट लिमिट जहाँ पे मुझे आगे चल के कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। क्या बहुत बीमारियां हो सकती हैं। वो क्या बीमारियाँ होंगी? सबसे पहले तो बीपी, बीपी बढ़ेगा। देन जितने पैकेज फूड्स हैं उसमें हाई जीआई फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, बीपी को ले डायबिटीज़ को लेके आएगा। एंड ऐसा बोला जाता है अगर आपको डायबिटीज़ आ गई तो डायबिटीज़ एक ऐसी एक डिसीज़ है जो 3 बीमारियों को इनवाइट करता है, वो अपने साथ लेके आता है, धीरे धीरे लेके आएगा। आइज रिलेटेड डिसऑर्डर, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड न्यूरॉन्स रिलेटेड डिसऑर्डर। आप किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट को देखिएगा, उसकी सबसे पहले उसकी आंखों में प्रॉब्लम आएगा, वो अपना उसका कैटरेक्ट हो जाएगा, या उसका फिर किडनी फेल हो जाएगा, या उसका हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। आप मैक्सिमम किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको जितने भी हार्ट वाले पेशेंट होंगे, 82% आपको हार्ट पेशेंट वालों को डायबिटिक मिलेंगे वो। क्योंकि एक और स्टडी जब मैं पढ़ रहा था, मुझे ये बताया गया कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो अभी जा रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहा है कॉलेज, इसका मतलब अभी तक वो घर पे ही था, स्टडीज उसने घर से ही किया। जितने बच्चे आज के डेट पे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉन अल्कोहलिक, दे हैव फैटी लिवर्स। उसका जड़ क्या है? अगेन आई विल कम टू द सेम पॉइंट पे ही आऊँगा मैं घूम फिर के, पैकेज फूड पे। अगर आप अगेन पैकेज फूड के पीछे देखेंगे तो सारा पैकेज फूड जितना भी उसमें ऑयल यूज़ हो रहा है, सारा पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि आपके पाम ऑयल का साइड इफेक्ट ही यही को फैटी लिवर करेगा। तो ये एक मिथ है जहाँ कहते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने से होता है। फैटी लिवर कई तरीके से हो सकता है। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। हमारा इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की में परसेंटेज में बहुत हाई है। वो पैकेज फ्रूट्स और सॉरी पैकेज प्रोडक्ट्स खाने के चक्कर में हो रहे हैं। उस चीज को कोई कैसे लिमिट कर सकता है? ऑफ कोर्स मैं पैकेज फूड चलिए अगर आज से बंद कर देता हूँ, व्हाट एल्स इज समथिंग आई एम कंज्यूमिंग अननोइंगली, जो मुझे पता ही नहीं है कि ये खाने से मुझे बीमारी हो सकती है, बट आई एम स्टिल डूइंग इट। वो ऐसी क्या चीजें हैं? और आप जब भी कुछ पैकेट फूड ले रहे हैं, पैकेज फूड ले रहे हैं, जब भी सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि पीछे उसके आप पढ़िए कि उसमें ऑयल कौन सा यूज़ किया गया है। और मैं आपको मैं आपको आप देख सकते हैं, मैं आपको उसकी गारंटी भी दे सकता हूँ। आप मैक्सिमम प्रोडक्ट उठा लीजिए, अच्छे से अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट उठा लीजिए आप। आई वुड नॉट टेक द नेम्स ऑफ द ब्रांड हेयर, बट renowned brands of Indian snacks and biscuits, if you will read the nutrition label there or ingredients label, you will find only one oil, that is palm oil, जो कि cheap पड़ता है बनाने में। कई ब्रांड्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारा बिस्किट में बटर है, बट लेकिन if you will read the labels, बटर सिर्फ 1.2% ही होता है उसमें, 90% तो उसमें पाम ऑयल होता है। आपने बहुत अच्छी चीज मेंशन की कि लेबल पढ़ना आना चाहिए। आज की डेट में, द डे व्हेन वी आर टॉकिंग, इंडिया का लिटरेसी रेट लेबल पढ़ने में इज लेस देन 9%। इंडिया का लिटरेसी रेट मैं ये मानता हूँ सिर्फ पेपर्स पे ये है कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स 70 to 80% लिटरेसी। They have the literacy rate, but they don't know how to read the nutrition label or ingredients in the on the packaged food. Marketing like all these big brands हमारे psychologically खेलती हैं ब्रेन, हमारे ब्रेन के साथ, साइकोलॉजी के साथ, एंड वी बिकेम दी, हम उनके शिकार बन जाते हैं उनके कैंपेन्स देख के या उनके टीवी कमर्शियल्स देख के, एंड वी डोंट गो विद द लेबल्स एंड ऑल दैट। So if I have to ask you, how can someone read a label like a pro? सिंपल, बिकॉज उसको आप पलटी या पढ़िए क्या लिखा है उसमें। तो उसमें भी बहुत स्मार्टली चीज़ें मेंशन होती हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं भी लिखे होते, या फिर साइंटिफिकली ऐसे टर्म्स लिखे होंगे जो शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एज अ कंज्यूमर मैं वहाँ सिर्फ शुगर देखने गया हूँ या मैं पाम ऑयल देखने गया हूँ। हो सकता है उसके 4-5 और साइंटिफिक नेम हो शायद जो वो मैंशन हो, जिसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है। तो एक नॉर्मल इंसान क्या चीज़ें देखते ही वो पैकेट रख दे, वो ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सबसे पहले तो मैंने ऐसे आपको बताया कि उसमें जैसे कई बिस्किट्स ब्रांड क्लेम करते हैं कि हमारे बिस्किट्स में आटा है, पर लेकिन आप जब पैकेट पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा होगा कि मैदा है। इट्स रिफाइंड व्हीट फ्लोर, दैट इज कॉल्ड मैदा। पाम ऑयल या फिर वनस्पति ऑयल, वेजिटेबल पाम ऑयल, वेजिटेबल एडिबल ऑयल, these are some terms which are there. Sodium level, salt, emulsifiers, pesticide, sorry,
emulsifiers and this preservatives, सोडियम बेंजोएट, जो एक कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज होता है। सारे पैकेज प्रोडक्ट्स में। तो ये इंग्रेडिएंट्स देखते ही मुझे वो पैकेट रख देना चाहिए। अगर आप मैं आपसे बात करूँ, एक बहुत ही फेमस नूडल्स ब्रांड है इंडिया का, जिसका आई थिंक मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे एक बार आप, जो कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, आप खुद समझ जाएंगे इसमें कितना सारा मसाला है, कितना सारा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम खा रहे हैं, हमको तो खाने ही नहीं चाहिए वो। तो बट कमिंग बैक टू अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव नाउ, क्योंकि हम बचपन में घर पे ही हैं, स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें हमने खाई हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें खिलाई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे पेरेंट्स पहले मुझे फ्रूट जूस देते थे हेल्दी के नाम पे कि ये हेल्दी है, बट नाउ व्हेन आई रीड एंड नाउ व्हेन आई स्टडी ऑल दीज थिंग्स आई गॉट टू नो कि फ्रूट जूस आर नॉट हेल्दी, जितना हेल्दी शायद फ्रूट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें तो घर से ही कल्टीवेट होके आ रही हैं। बचपन में आज के डेट पे 80% बच्चे वैसे हैं जो बिना चीनी के दूध नहीं पीते, या दे ऐड सम थिंग्स इन देयर मिल्क प्रोडक्ट व्हिच इज अगेन एडेड शुगर टू देयर डाइट। तो ये सारी बीमारियां क्या घर से ही उठ के आ रही हैं? आई वुड नॉट से घर से उठ के आ रही हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को ढंग से पास ऑन नहीं किया गया है। जैसे आपने बोला फ्रूट जूसेस को लेके, जैसे मैं हॉस्पिटल्स में रहता था, मेरे को कई सारे पेशेंट्स मेरे को बोलते थे हम जूस कौन सा पिए, तो मैं पेशेंट्स को कहता था भाई जूस पीना क्यों है आपको, क्या आप खा नहीं सकते, क्या आपके दांत नहीं हैं? जूस तब दिया जाता है जब कोई पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो अपने माउथ से फीड नहीं कर सकता, वो च्यू नहीं कर सकता खाना, या उसको एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है, तब हम उसको जूस देते हैं कि ठीक है वो खाना नहीं खा पा रहा है तो जूस कुछ जाके अंदर कर देगा, जब उसका पूरा माउथ से वो च्यू नहीं कर पा रहा खाने को, व्हेन ही इज नॉट एबल टू टेक फ्रॉम हिज, ही इज नॉट एबल टू मैस्टिकेट, चबा नहीं पा रहा है, तो हम उसको कुछ ना कुछ मुंह से खिलाना है तो हम उसको जूस दे देते हैं। बट लेकिन यू आर अ वेरी हेल्दी पर्सन, आपको कोई ट्रॉमा भी नहीं है, आपको कोई फेशियल ट्रॉमा भी नहीं है, जूस क्यों पीना है? तो आज की डेट में पेरेंट्स का ये इन्फॉर्मेशन होना उनके पास कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, मेरे आसपास जो भी अंकल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी अपने बच्चों को जूस दे देते हैं, बाहर जाते हैं जूस पी लो, ऑरेंज, मौसम्बी, राइट? तो पेरेंट्स का ये इन्फॉर्मेशन होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों को वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, शुगर ज़्यादा दे रहे हैं, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो आने के आगे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? देखिए जूस पीना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप महीने में एक हफ्ते में अगर आप एक बार जूस पी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन जूस से अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप उस फ्रूट को नेचुरली खाएं, च्यू करके खाएं, क्योंकि जूस में सारा फाइबर निकल गया। सेकेंड थिंग, जितने बाहर जो जूस वेंडर्स हैं उनका कोई गारंटी नहीं है वो कौन सा फ्रूट, किस क्वालिटी का फ्रूट ला के जूस निकाल के दे रहे हैं आपको, क्योंकि जितने फ्रूट वेंडर्स हैं आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सड़ा गला फ्रूट लेके डाल दिया और जूस बना के दे दिया आपको। और कई बार ऐसा होता है वो अनराइप फ्रूट लेके आते हैं उसका जूस बनाते हैं और साइड्स में आपको वो शुगर उसमें ऐड ऑन करके मीठा करने के लिए, ताकि आपको जूस मीठा लगे, खट्टा ना लगे। उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप जूस पीना ही चाहते हैं, आप घर पे पीजिए जूस निकाल के अपना। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि जूस से अच्छा है कि आप वो डायरेक्ट फ्रूट खाएं ना आप। जैसे मौसम्बी का जूस है तो मौसम्बी खाओ, वाटरमेलन का जूस है तो वाटरमेलन खाओ, ग्रेप्स का जूस है ग्रेप्स खाओ आप, अनटिल अनलेस आप बेड रिडन नहीं है, अनटिल अनलेस आप, या आपको फेशियल ट्रॉमा नहीं हुआ है, या आप किसी एक गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त हैं। नहीं, तो अगर, क्योंकि किसी एक स्टडी में ये मेंशन था कि कोकेन जितना स्पाइक शुगर देता है नॉर्मल इंसान को, डोपामिन इफेक्ट, तो अगर ये फैक्ट है, तो बचपन से ही बच्चों को दूध में चीनी मिलाकर या एडिशनल सप्लीमेंट्स जो एडेड शुगर का काम करते हैं वो क्यों दे रहे हैं पेरेंट्स? देखिए शुगर जो बच्चों में, एक हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, इसको हम अमेगडाला पार्ट बोलते हैं, अमेगडाला ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है। जब भी हम शुगर खाते हैं जब भी हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो बेसिकली एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे डोपामाइन हार्मोन होता है, बच्चों में ये होता है, जो कि एक तरह एडिक्शन होता है। शुगर खाई, आपको अच्छा लगा, आपको लगता है और शुगर और कुछ मीठा खाऊं, तो बेसिकली अगर आप शुरू से ही बच्चों को अगर आप शुगर में कट डाउन रखेंगे, उसको आर्टिफिशियल शुगर ना देके नेचुरल शुगर दीजिए ना आप। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, मिल्क एक लैक्टोस है, अगेन इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोस खुद अपने आप में एक मीठा होता है, शुगर होती है उसके अंदर, एक नेचुरल शुगर होती है। अगर आपको शुगर ऐड करनी है तो उसका सब्स्टिट्यूट है जैगरी पाउडर ऐड कीजिए। जैगरी पाउडर में भी सेम शुगर रहेगा, पर लेकिन शुगर के साथ साथ आपके अंदर आयरन, कुछ मिनरल्स भी जाएंगे जो जैगरी में होते हैं।
पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, अदर मिनरल्स भी होते हैं जो आपके बच्चे को बूस्ट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को, या और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके उसमें बच्चे को इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाएंगे आपकी। शुगर में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिठास है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, एंड कैलोरीज है। गुड़ में भी उतना ही है, ऐसा नहीं गुड़ में कम है, बट लेकिन गुड़ में आपको एडिशनल चीज़ें भी मिल रही हैं, आपको आयरन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं। मिल्क में डाल के आप गुड़ का पाउडर डाल के दे सकते हैं। तो जैगरी पाउडर इज द इजीएस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर, जो हर घर में पेरेंट्स को तो एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो बचपन से शुगर मिल रहा है। आज की डेट में आपको मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, हम शुगर कंज्यूम नहीं करेंगे, बट पेरेंट्स आर गिविंग शुगर टू देयर किड्स स्टिल टिल डेट व्हेन वी आर टॉकिंग। सो इससे एक और पॉइंट मुझे ये याद आता है कि डब्ल्यूएचओ कहता है दैट अगेन आइडियल ह्यूमन बीइंग पर डे के हिसाब से 25 ग्राम से कम शुगर इनटेक होना चाहिए। आज के डेट में आप चाय पीते हैं? नहीं, मैं चाय पीता हूँ, लेकिन मैं जैगरी पाउडर यूज़ करता हूँ। एग्जैक्टली exactly. तो आज के डेट में जब एक चाय और बिस्किट का जो कॉम्बिनेशन है एक टाइम का, वही 20 से 25 ग्राम शुगर दे देता है दिन में। तो क्या हम दिन की शुरुआत ही एक एडिक्शन से कर रहे हैं, और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली देखिए, कोई भी फूड होता है उसमें, ऐसा मैं आपको बताया था कि शुगर दो तरीके से होती है, एक होती है विजिबल शुगर, एक होती है इनविजिबल शुगर। जो पॉपुलेशन है उसको ये लगता है कि मैं तो बिस्किट खा रहा हूँ, मैं शुगर थोड़ी ना खा रहा हूँ, बट लेकिन बिस्किट बना किससे है? मैदे से बना है। मैदा क्या है? अगेन इट्स अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होगा। तो उसको पता ही नहीं है कि मैं इनविजिबल शुगर खा रहा हूँ। वो सोचता है कि अगर जब तक मैं चीनी में शुगर चम्मच भर के नहीं डालता, तब तक वो उसको शुगर नहीं मानता। तो ये लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, या आप उस एरिया को किसी ने अभी तक एजुकेट नहीं किया, इनडायरेक्टली तो आप शुगर ही खा रहे हैं। और मैदा तो एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसे हम इंग्लिश में से हम व्हीट फाइन फ्लावर कहते हैं, जैसे हम मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लावर कहते हैं, जैसे हम फ्लावर कहते हैं, जैसे हम, ये तो शुगर ही एक प्रकार का। इसको आप, ये आपका इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपने खाया तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल स्पाइक करेगा एकदम से। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स कह लीजिए आप, केक, मठरी, पेस्ट्रीज एंड पपड़ी जो आजकल चलता है, तोश, दीज ऑल आर मैदे का बनता है सब ये। ब्रेड, सैंडविच, पिज़्ज़ा का बेस, बर्गर का जो बन, ऑल दीज आर मेड फ्रॉम मैदा ओनली। तो अगर ये सारी चीजें इतनी हानिकारक हैं, तो फिर जो ब्रांड्स हैं जो ये चीजें प्रमोट करती हैं, जो एड कमर्शियल्स रन होते हैं, वो इन बातों का ध्यान जानबूझकर नहीं करते। उनको अपना सामान बेचना है, वो क्यों बताएंगे कि हमारा बर्गर, अगर वो सच बताएंगे तो फिर आप बर्गर ही क्यों खाएंगे जाके, या आप कुछ भी उनका जो चीज़ है आप क्यों खाएंगे? तो ये नॉलेज और ये अंडरस्टैंडिंग एक नॉर्मल इंसान में होनी चाहिए खुद से, कि नो मैटर कितना भी वो अच्छा बर्गर दिख रहा हो, एट द वेरी एंड ऑफ द डे वो कल को जाके मुझे हानि ही पहुंचाएगा, राइट। तो आज की डेट में जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं, उन्होंने ये सिस्टम तो और ज़्यादा इजी कर दिया है। पहले मैं जाके खाया करता था बर्गर, शायद मैं हफ्ते में एक बार चल जाने की मेहनत कर लूंगा, बट आज मुझे अगर 3 बार मन करता है, मैं 3 बार ऑर्डर कर लेता हूँ। तो ये कितना बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है लोगों को बीमार करने में। इसके लिए मैं आपको एक डेटा बताऊंगा। अमेरिका में एक डेटा आया था कि चाइल्ड ओबेसिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी अमेरिका में, अभी भी है चाइल्ड ओबेसिटी। क्यों? वहाँ का जो फूड है, वहाँ का जो स्टेपल फूड क्या है, वहाँ बच्चा सुबह उठती क्या खाता है? हॉट डॉग, बर्गर, हैम, बर्गर में डाल ब्रेड में लगा के। चाइल्ड ओबेसिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही है। वो धीरे धीरे हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं इंडियंस। तो आप खुद सोच समझदार है अब क्या होगा इंडिया के साथ भी आगे चल के। अभी इंडिया इज इन दी टॉप 3 डायबिटीज में रैंक कर रहा है इंडिया अभी। तो नाउ यू कैन थिंक what will be the consequences in the future. So is it because of we Indians are not paying much attention on the invisible sugar what we are consuming? It is because of the rice we are eating, because in many households 3 बार चावल बनता है घर में। वाइट राइस भी शुगर स्पाइक कर रहा है आपकी बॉडी में जाके। और जैसा आपने बोला कि हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमें उतना खाने की जरूरत ही नहीं है, रादर सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग दैट योर प्लेट शुड नॉट बी कलरफुल, इट शुड बी प्रपोर्शनफुल, राइट। कि सिर्फ 4 अलग अलग प्रकार की चीजें खा लेने से आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, आप बीमार ही कर रहे हैं खुद को एट द वेरी एंड ऑफ द डे। बट ऑन द अदर साइड अगर आप प्रपोर्शन मेजर करके खा रहे हैं, वो आपको ज्यादा एक फायदेमंद चीजें देती है, राइट। तो एक प्लेट में चावल, रोटी, आलू की सब्जी, क्या ये डायबिटीज को न्योता दे रहे हैं हम, अगर हम ये कंज्यूम कर रहे हैं मोर फ्रीक्वेंटली?
नहीं देखिए ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने टी शर्ट पहनी है ऐसे एक, राइट, जिसपे बी क्यूरियस लिखा हुआ है, ये साइज टी शर्ट की क्या सबको फिट आ जाएगी? आपका साइज आपको ही फिट आएगा। सिमिलरली डाइट के साथ भी ऐसे ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये डाइट सबको फिट आ जाएगा, एक डाइट सबके ऊपर जाएगा। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी का पैटर्न अलग है, हर किसी का वर्किंग। हमारे इंडिया में, इंडिया इज़ अ वेरी कल्चरल रिच कंट्री, जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं। यहाँ पे बंगाली, असमी, उड़िया, हैदराबाद, और सॉरी तेलंगाना, मराठी कल्चर, हर कल्चर का अपना अपना कुजीन है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हर कल्चर के अपने अपने कुजीन का एक साइंटिफिक बेस भी है। सो बेसिकली अगर आप सब्जी खा रहे हैं, कोई सी भी सब्जी खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, आप खाइए। पोटैटो या जो भी आप, जैसे आपने नाम लिया आलू का, आप आलू खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आप प्रॉपर एक उसको प्रोपोर्शन में मेंटेन करिए। जैसे आपने बोला कि इट शुड बी प्रोपोर्शनल फुल, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या आप किसी कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं कि मुझे कितना खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए। वहाँ आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन आम जनता, क्योंकि मेरे घर में मम्मी मेरे को 1 कटोरी चावल तो नहीं देंगी। वो मुझे देंगी कि चावल लो खाओ, सब्ज़ी लो खाओ। तो प्रोपोर्शन घर पे बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक आम आदमी, अगर मैं आज से चाहता हूँ कि मैं प्रोपोर्शन रिच खाना खाऊँ, जो नॉर्मल प्रोपोर्शन में ही खाऊँगा, उसको ये कितनी डिफ़िकल्टी होगी स्टार्टिंग में, बिना अगर वो आपको कंसल्ट किए अगर ये चीज़ करना चाहता है। डिफिकल्टी नहीं होगी, थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप 5 to 7 डेज आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इंडिया में 70% कैलोरीज़ जो आम आदमी ले रहा है, वो तेल से ले रहा है, द ऑयल। नहीं, काप्स काप्स से, कैलोरीज काप्स से ज़्यादा ले रहा है। ऑयल ऑयल तो हम यूज़ कर। तो ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग देयर, तो कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑयल तो ऑयल है, या ये मार्केटिंग गेम है बस कि लोगों के सामने बता दो कि सनफ्लावर ऑयल इज़ अच्छा देन मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल? ये भी एक अच्छा आपने सिनेरियो बताया। जैसे मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, वही बात को जो मैंने शुगर में आपसे कही, सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसे ही है। ऑयल्स की क्वालिटीज़ होती हैं अलग अलग। बेसिकली ऑयल किस सोर्स से आ रहा है? अब जैसे मैंने आपको बोला, इंडिया इज़ अ वेरी कल्चर रिच कंट्री, एंड इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया इज नॉट कॉल्ड द कंट्री, इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट, राइट। सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर सारे मौसम आपको मिल जाएंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको एक्सट्रीम बर्फ़ मिल जाएगी। अगर आप साउथ में आएंगे तो आपको एक्सट्रीम यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान जाएंगे तो आपको डेजर्ट एरिया मिल जाएगा। यूपी जाएंगे तो आपको वहाँ लैंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ड्यू टू जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक रीजन्स की वजह से यहाँ पे आपको क्रॉप्स अलग अलग मिलेंगी हर स्टेट्स में। तो डाइट का कंसेप्ट ये है कि आप जिस जोग्राफिक कंडीशन में, जिस जोग्राफिक एरिया में आप रह रहे हैं, आप वहीं का लोकल फूड खाएं, जो वहाँ का लोकल फूड है, जो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमपी में हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, एमपी, राजस्थान, एमपी एंड आपका बिहार एंड आपका बंगाल एरिया, दे आर मोस्टली यूजिंग मस्टर्ड ऑयल इन देयर कुकिंग। इफ़ यू गो टू राजस्थान, इफ़ यू गो टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको मैक्सिमम मिलेगा सोयाबीन ऑयल, क्योंकि वहाँ सोयाबीन की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप साउथ में आएंगे तो वहाँ आपको मैक्सिमम लोग, आपको वहाँ पे साउथ के जो स्टेट्स हैं, हमारे 4 स्टेट्स हैं, आंध्रा, तेलंगाना, तमिल एंड कर्नाटका, केरला, वहाँ कोकोनट ऑयल खाएंगे, क्योंकि वहाँ कोकोनट इज़ द मेन स्टेपल फूड। फिर अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे आपको सैफ्लावर ऑयल्स मिलेगा। गुजरात जाएंगे तो आपको ग्राउंडनट ऑयल मिलेगा। तो आप जिस एरिया में हैं, आप वहाँ का लोकल जो फूड क्रॉप होती है उसी को आप ऑयल खाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सागर, एक और मिथ ये है कि मेरे घर वाले मुझे एटलीस्ट ये सजेस्ट करते हैं दैट छोटा-छोटा पोर्शन खाओ लेकिन हर 2 घंटे पे खाओ, राइट? तो इंसुलिन को रेस्ट मिलेगा कब, और क्या ये अप्रोच सही है? देखिए ये वेरी करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं। अगर आप हेल्दी फिट एंड फाइन है, आप जैसे यंग अगर एज में हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैं एक टाइम पे खा सकता हूँ, डेट इज़ गुड, वेल एंड गुड। ये जो मील आपने प्लान बोला 2 2 आवर्स वाला, ये हम लोग सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल कंडीशंस। किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है, उसको रेकमेंड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। ओके, तो इंसुलिन इस मामले में स्पाइक नहीं हो रहा, बिकॉज़ मैं हर 2 घंटे में कुछ खा रहा हूँ, तो मेरा इंसुलिन इंसुलिन लेवल भी तो स्पाइक हो रहा होगा। देखिए इसके पीछे एक सिंपल स्टडी है। स्टडी क्या, सिंपल मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। आपकी बॉडी, आप जब भी कुछ खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम पे लग जाता है।
अब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम में लिवर भी आता है, गॉल ब्लैडर भी आता है, किडनी भी आती है, देन हमारा इंटेस्टाइन तो है ही पूरा, सब सारे ऑर्गन्स हमारे उसको डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। अगर सारे ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्ट करने में लगे रहेंगे पूरे दिन फूड को, वो अपनी सेल्फ रिपेयरिंग कब करेंगे? क्यों बोला जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद? ये बहुत सारे रिलीजन्स में, स्पेशली इन जैन रिलीजन, ऐसा बोला जाता है और हमारे साइंटिफिकली प्रूवन है कि 6 बजे के बाद, सूर्य अस्त के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सिंपल साइंटिफिक रीजन का यही है, या रात में खाना लाइट खाना चाहिए, लाइट फूड लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम को ज़्यादा काम ना करना पड़े और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सेल्फ रिपेयर मोड में चले जाते हैं, ताकि वो खुद को रिपेयर कर सकें। सबसे अच्छी बात ये बोली गई है कि आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए, आपका जो आफ्टरनून मील होना चाहिए वो उससे एज कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट कम हैवी होना चाहिए, और आपका नाइट वाला मील एकदम लो होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं यू शुड हैव अ नाइट मील लाइक अ स्लेव एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। वो मेरे पापा कहावत कहते हैं कि सुबह का खाना राजाओं महाराजाओं की तरह खाओ, दोपहर का खाना मीडियोकर आदमी की तरह खाओ, और रात का खाना गरीब टाइप का खाओ। क्यों खाओ? रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न यही है, अगर आप रात को हैवी खाएंगे, रात को अगर हैवी हैवी खा के सोएंगे, अगर आप रात भर, तो आपका जो पूरा सिस्टम है उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा रहेगा, वो सेल्फ रिपेयर कब करेगा? फॉर एग्जाम्पल आप मंडे टू, हम लोग को संडे को छुट्टी क्यों दी जाती है? ताकि संडे को हम अपने खुद के घर के काम कर लें। अगर हम संडे को भी काम करेंगे, अगर हम पूरे सातों दिन काम करेंगे, हम अपने घर के या पर्सनल काम कब करेंगे हम? सिमिलरली हमारे ऑर्गन्स जो हैं, उनको दिन भर हम अगर पेट में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, वो सेल्फ रिपेयर कब करेंगे अपने आप को? तो क्या ये मिथ है कि फैक्ट है कि 6 बजे के बाद जो भी हम खाना खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, फैट में कन्वर्ट होता है। बेसिकली आपकी एक्टिविटी कुछ होती ही नहीं है। तो ये बॉडी का सिंपल लॉजिक है, हम जो भी खाना खाते हैं दिन भर में, हमने जो भी खाना खाया, आपने वॉकिंग करी या वो जो भी फिजिकल एक्टिविटी करी, हमारा खाना ब्रेक डाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में, वो कार्बोहाइड्रेट्स फिर हमारी मसल्स में गया और उसने एनर्जी यूटिलाइज कर ली। बट अगर आपने बहुत सारा खाना खा लिया और आप सो गए, तो वो आपका एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट घूम रहा है आपकी बॉडी में, वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका स्टोर हो जाएगा एज अ ग्लाइकोजन इन द लिवर। एंड ग्लाइकोजन दो फॉर्म में स्टोर होता है, एक लिवर में स्टोर होता है, एक मसल्स में स्टोर होता है। तो बेसिकली अगर ग्लाइकोजन आपके लिवर में स्टोर होता जाएगा, फाइनली वो क्या बनाएगा? फैटी एसिड, फैटी लिवर। सिंपल सी बात है, अगर आपके अकाउंट में, अगर आपका इनकम है महीने का पर डे का 100 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक, बस में एक, आपका इनकम पर डे का 100 रुपये का इनकम है और आपका एक्सपेंडिचर 100 रुपये का ही है, आपके एट द एंड जीरो बचा। लेकिन अगर आपका इनकम पर डे का 100 रुपये और आपका एक्सपेंस सिर्फ 10 रुपये ही है, 90 रुपये आपके अकाउंट में स्टोर होते जाएंगे। वो अकाउंट तक ही अच्छा है, पर लेकिन हमारी बॉडी में अगर जितना आप इनटेक ले रहे हैं उतना आउटपुट भी होना चाहिए। अगर आपने शाम को हैवी मील ले लिया, कार्ब रिच मील ले लिया या फैट रिच मील ले लिया और आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, आप सो गए जाके, लेट गए जाके, तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस जो घूमेगा कार्बोहाइड्रेट, वो फाइनली स्टोर हो जाएगा जाके एज अ फैट में। वो एज अ स्टोर हो जाएगा फैट में। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे घर पे मेरे मॉम डैड को जब मैं ये कहता हूँ कि पापा मम्मा प्रपोर्शन में खाना खाइए, उनका एक ही कहना होता है कि ये सारी नए ज़माने की बातें हैं, हम तो यही खाते हुए आए थे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद वो सही भी हैं, बट मुझे पता है कि आज की डेट में जिस हिसाब से उनकी लाइफ़स्टाइल है, शायद उनको प्रपोर्शन में खाना चाहिए। तो बीइंग अ डायटीशियन, व्हाट डू यू सजेस्ट टू माय पेरेंट्स, टू द पेरेंट्स वाचिंग अस राइट नाउ? आपका सजेशन क्या होगा उनको? आप पेरेंट्स को बोलिए कि आपके टाइम पे तो एक्टिवा या मोटरसाइकिल भी नहीं थी, आप साइकिल पे चलते थे, आज आप साइकिल पे चलिए फिर। वो गलत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। जब वो थे उनके टाइम पे वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, देवर लिविंग अ हैवी, देवर फॉलिंग इनटू दी, वो फॉल करते थे हैवी वर्क वाले कैटेगरी में। बट उनका लाइफस्टाइल अब सेडेंट्री हो चुका है। जब लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुका है तो उनको सेडेंट्री के हिसाब से ही खाना खाना पड़ेगा। So even they need to change. दे नीड टू चेंज। अगर वो चेंज नहीं कर रहे देन दे शुड यू देन फिर उनको अपना लाइफस्टाइल वही मेंटेन करना चाहिए, हार्ड वर्किंग वाला लाइफस्टाइल, साइकिल चलाने वाला लाइफस्टाइल।
आप वही प्रोपोर्शन वाला डाइट ले रहे हैं, कार्ब रिच डाइट ले रहे हैं, लेकिन आप वर्क अपनी फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ कर ही नहीं रहे आप। तो आज की डेट में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बीमारियां एल्डरली एज लोगों को होती थी वो आज यंगस्टर्स को झेलना पड़ रहा है? क्या लाइफस्टाइल उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या जेनेटिक्स कमजोर हो गई है हमारी? लाइफस्टाइल इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। देखिए डायबिटीज़ जो है वो 2 प्रकार की होती है। आपको ही पता होगा, आप भी एजुकेटेड हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ डायबिटीज़, एक होती है डायबिटिक टाइप 1, एक होती है डायबिटिक टाइप 2। डायबिटिक टाइप 1 इज़ द जेनेटिक डायबिटीज़ जो जेनेटिक्स की वजह से होती है। डायबिटीज़ टाइप 2 होती है व्हिच इज़ टोटली ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल डायबिटीज़, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है। आप हाई शुगर फूड ले रहे हैं, कैफ़ीन ले रहे हैं, निकोटीन ले रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उस वजह से डायबिटीज़ हो रही है। एनवायरमेंटल जिसे हम कहते हैं, और लाइफस्टाइल। और एक और न्यूज़ से तो हम सारे ही फेमिलियर हैं कि आजकल यंग लोगों को बहुत हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। People in 20 to 35 to 45, less than 45 years of age, they are getting cardiac arrest, और बहुत ज़्यादा frequent न्यूज़ भी है ये। ऐसी वो क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं वी एज अ यंगस्टर्स जो हमें वो सारी चीज़ें इतनी कम उम्र में देखना या सहना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपने देखा है कि आजकल एक ट्रेंड आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ड्यू टू मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की वजह से एंड ड्यू टू सम यू कैन से, आप कह सकते हैं कि जॉब जो आजकल जॉब्स इस प्रकार हो गई हैं, नाइट शिफ्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, स्लीप प्रॉपर नहीं है। आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि लोग रात में ज़्यादा हैवी मील ले रहे हैं, टोटल अपोजिट। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप मॉर्निंग में आप जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, मैं आपका एग्जांपल आपसे ही पूछता हूँ, मॉर्निंग में आप जो ब्रेकफास्ट लेते हैं कितने बजे लेते हैं आप? ट्रूली बताइएगा। एज आई वर्क इन नाइट शिफ्ट करेंटली तो फिर मेरा मॉर्निंग ही बहुत लेट होता है। सो इट्स टेक्निकली मैं 3-4 बजे उठता हूँ तो पहला मील तो मेरा उसी वक्त होता और अगर मैं वीक लाइक जिस दिन आपकी ऑफ होता है, आप जिस दिन ऑफिस नहीं जाते हैं, उस दिन है। उस दिन 10-11 बजे। 10-11 बजे आप स्टार्ट कर रहे हैं, डिनर टाइम कब होता है आपका? लेट नाइट, नियर अबाउट 4 AM 3 AM। आंसर आपने ही दे दिया जिस टाइप से। लेकिन अगर मैं बात करूं जो नाइट शिफ्ट नहीं जाते हैं, उनकी भी मैं अगर बात करूं, आप शादी पार्टीज या सोशल गैदरिंग में हम जाते हैं, हम नाइट में कितना हैवी खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो वो एक प्रॉब्लम है। आप नाइट में इतना हैवी खाना खा के सोएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा। जब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज होंगी ही होंगी। लेकिन जो हमारे पहले के जो लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, वो 8 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं थे। और उस टाइम इतना फूड में अल्ट्रेशन भी नहीं था। आजकल जो फूड्स आ गए हैं जिस हिसाब से मार्केट में, मेयोनीज, केचप्स, सॉसेस, विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली फूड्स लाइक इन आवर जंक फूड्स, वो तो पहले था ही नहीं। जो था नेचुरल था। हम लोग पहले चटनियाँ खाते थे, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, किसी भी चीज़ की चटनी, इमली की चटनी, गुड़ की चटनी, जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्दी हैं। वो अगर हम उनको कंज्यूम भी कर रहे हैं एक्सेस में, नुकसान नहीं करेंगी, वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही देके जाएंगी। तो आज की डेट में अगर मुझे कुछ इमीडिएट फिक्स करना है अभी से, कि कल से मैं नहीं चाहता कि मैं सारी चीज़ें लूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कल को जाके मुझे कौन सी बीमारियां होंगी, वो कौन से इमीडिएट फिक्सेस हैं जो मुझे सबको जो हमें सुन रहे हैं उनको करना चाहिए? इसका आंसर एक लाइन में आपको मैं दूंगा, बी अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड। फॉर एग्जाम्पल, बेकरी आइटम्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड, मेयोनीज, केचप्स, कंडीमेंट्स एंड जितने भी फूड को प्रोसेस किया, कैंड फूड्स, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट फूड, दीज ऑल फूड्स यू शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दीज फूड्स। जितना हो सके फ्रेश फूड खाइए, घर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो वो खाइए, या ऐसा फूड खाइए जिसको आपको दोबारा बार बार गर्म ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप गुड़ और इमली की चटनी बना के रख सकते हैं, आप आंवले की चटनी बना के रख सकते हैं, फ्रिज में 2 दिन चल सकती है, उसको गर्म नहीं करना पड़ता, आप 2 दिन तक खा सकते हैं उसको। तो मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छी क्लिक हुई अभी, वो ये है कि ये हर घर में होता है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग क्योंकि मेरे घर में होता है। हमें आदत है गरम गरम खाना खाने की। मम्मा एक बार खाना बना दी हैं, 2 घंटे बाद मुझे भूख लग रही है, मैं गरम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। वापस अगर 2 घंटे बाद मुझे खाना है, मैं वापस गरम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो जो रीहीटिंग का जो प्रोसेस है, क्या वो हमारे न्यूट्रिशन को कट डाउन कर देता है?
बिल्कुल सही बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमने कंसेप्ट आजकल देखा है कि लोग क्या करते हैं कि आजकल हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हो चुके हैं। हम लोग एक बार खाना बना के रख लेते हैं फ्रिज में, उसको निकालते हैं, गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, फिर वापस खा लेते हैं, फिर रख देते हैं, फिर माइक्रोवेव। जितनी बार आप खाने को गर्म करते हैं, उतनी बार खाने में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो एजिंग को लेके आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एजिंग इज फ्री रेडिकल्स। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रीन टी लीजिए, उसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। बेसिकली फ्री रेडिकल्स एक केमिकल रिएक्शन द्वारा एक एलिमेंट्स निकलते हैं हमारी बॉडी के हमारी उसमें फूड में, जो हमारी एजिंग्स को प्रमोट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं एजिंग को। जितनी बार आप खाने को गर्म करेंगे, उतना आप सपोज करिए कि आप पॉइजन खा रहे हैं। तो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी राइट। उसमें एक और कॉन्सेप्ट है, प्रेप योर मील। प्रेप योर मील फॉर 7 days। उसमें लोग क्या करते हैं, चिकन लेकर आएंगे, रॉ चिकन को टोस्ट करके टिफिन में पैक करके दे स्टोर इट इन फ्रिज एंड की, क्योंकि सबकी लाइफ बिजी है, एक हफ्ते तक मुझे और कुछ बनाना नहीं है, माई मील इज रेडी, आई गो एंड आई ईट इट। ये कितना एफिशिएंट है, या फिर वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर? वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। अब अगर बात करूँ मैं इंडियन कल्चर की, लेट्स वी शुड लर्न फ्रॉम दी उड़ीसा पीपल। उड़ीसा उड़ीसा पीपल व्हाट क्या करते हैं? उड़ीसा पीपल्स अपना राइस लेते हैं, उनका राइस बच जाता है, लेफ्ट ओवर राइस जो होता है उसको रात भर रख देते हैं वो लोग। अब जब राइस को आप रात भर रखते हो, उसके अंदर थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है। मॉर्निंग में वो उसके अंदर गर्म नहीं करते वो लोग। उड़ीसा पीपल जो होते हैं उसको गर्म नहीं करते। एक डिश है पखाल बात जिसे हम कहते हैं, उसको गर्म नहीं करते। वो उसमें कर्ड मिलाते हैं, कर्ड मिला के उसमें हल्का सा एक तड़का लगाते हैं, हरी मिर्च का या मस्टर्ड का और हींग का, जो भी एज पर योर चॉइसेस, और उसको पखाल बात करके वो खाते हैं। डेट इज़ अ वेरी गुड फूड। आपका विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में है। वेजिटेरियन पीपल्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का वो। हम अपने कल्चर से क्यों नहीं सीखते? तो कल्चर से एक और बात मुझे ये हो रही है कि आज के डेट में कीटो, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सारी जो डाइट है ना, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है आज के डेट में, राइट? और हम लोग ब्लाइंडली वो चीज़ें फॉलो कर भी रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर होम फूड और प्रॉपर डिसिप्लिन काम करता है, तो फिर हम ये कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एज आई टोल्ड यू, दीज आर ऑल दी मार्केटिंग, इट्स ऑल मार्केटिंग गेमिंग। अब कीटो डाइट का आपने एग्जांपल लिया ना, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज कीटो डाइट? बेसिकली लो कार्ब हाई क्या प्रोटीन। जानते हैं कीटो डाइट के बारे में आप? कार्ब कम खाना है या फिर कार्ब कट डाउन ही करना और प्रोटीन इनटेक हाई रखनी। क्या करता है, लाइक उसका वाई भी क्यों कर लेते हैं कीटो डाइट? क्या कॉन्सिक्वेंस? वेट लॉस बेसिकली, बिकॉज आई हैव सीन पीपल फॉलोइंग कीटो डाइट बिकॉज उनको वेट लॉस करना है, जल्दी करना है। क्या आपको पता है कीटो डाइट क्यों डिवाइस की गई थी? वाई इट वॉज डिवाइस्ड? क्यों बनाई गई थी कीटो डाइट? कीटो डाइट बनाई गई थी बेसिकली फॉर द एपिलेप्टिक पेशेंट्स। एपिलेप्सी ठीक करने के लिए बनाई गई थी। तो अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाएंगे? एपिलेप्सी एक बीमारी होती है जो कि बच्चों में पाई जाती है, सब मिर्गी का दौरा कहते हैं इसे हम। बेसिकली ऐसा पाया गया कि अगर हम किसी जो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको मिर्गी की बीमारी है, उसके ब्रेन में अगर हम टोटल कार्ब कट डाउन कर दिए जाएं, तो उसको सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रखा जाए, तो उनकी बॉडी में कीटोन्स रिलीज होंगे। बेसिकली हर जब हमारी बॉडी से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो शुगर निकलता है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो कीटोन्स निकलते हैं। तो बेसिकली वो कीटोन्स कहीं ना कहीं जाके ब्रेन के सेल्स को रिपेयर करते हैं। और ऐसा पाया गया कि अगर किसी को फ्रीक्वेंसी कीटो डाइट पे किसी पेशेंट को रखा गया, एपिलेप्टिक पेशेंट को, मिर्गी वाले पेशेंट को कीटो डाइट पे रखा गया, तो उसके जो दौरों है, जो उसके सीजर्स जो हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उसकी डिले हो गया फ्रीक्वेंसी में। तो बेसिकली कीटो डाइट वॉज ए डिवाइस फॉर दैट पर्पज, इट वॉज नॉट डिवाइस फॉर वेट लॉस एंड ऑल दैट। और सिंपल सी बात है, अगर आप कार्ब कट डाउन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा वेट लॉस होगा ही आपका, क्योंकि कार्ब बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर ये फंडा है, तो जितने भी होते हैं कि क्रैश डाइट वाली जो चीज़ है, जिसमें बेसिकली ये है कि खाना पीना एकदम से कट डाउन कर दिया, ये कितना एफिशिएंट है? आप खाना पीना कट डाउन करते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपके साइड इफेक्ट्स होंगे, आपका स्किल का डलनेस होना, कमजोरी आना, बाल झड़ना, बालों का पतला होना, वीकनेस आना, मसल बोन डेंसिटी लॉस होना, मसल लॉस होना, मसल एकदम वास्ट हो जाएंगी। तो जो आज की डेट में अगर ये डाइट फॉलो कर रहा है, सो अब बेसिकली आप देखेंगे कि आपने जब भी कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स हम लाइक जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं ये कहे जाते हैं, आप मेडिकल में भी जाएंगे, अगर आपका वेट 5 kg से पर मंथ ज़्यादा लॉस हो रहा है,
It means it's not a good sign. ड्रास्टिक वेट लॉस इज नॉट अ गुड साइन. हाँ, आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने वेट लॉस कर लिया. मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने अपना प्रॉपर रूटीन एक फिक्स करके मैंने 3 मंथ्स के अंदर अपना I was of something around 80 kg and I came to 70 kg in 3 months. मैंने 3 months में अपना 10 kg वेट लॉस किया. Which is again healthy. Which is again, I can share my pics with you. दैट्स परफेक्ट। तो जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उन सब के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है जैसा आपने बताया भी। अगर उनको कुछ इससे हेल्प हो रही है, क्या उनका ये जानना ज़रूरी है कि लॉन्ग रन में वो हानिकारक है या नहीं, या फिर दे कैन फॉलो बिकॉज़ दे आर गेटिंग रिजल्ट्स? डिपेंड रहता है, तो ये अपना इंडिविजुअल का एक चॉइस है कि उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिजल्ट्स चाहिए. तो अगर मेडिकली आपको कुछ Medically, it's not. I will not. I'm not. I am against this instant results. ओके, तो यू आर लाइक कि समय लो और हेल्दी तरीके से वेट लॉस करो, क्योंकि हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बड़े लोगों को देखा भी है जिन्होंने बहुत ड्रास्टिकली वेट लॉस किया था, बट अगेन दे एंड अप अगेन बीइंग फैट, राइट? तो ये सारी चीजें हेल्दी तो नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को किया ही है. पहला चीज़ आपने बोली इंटरमिटेंट फास्टिंग. नाउ आई विल मैं आप इसको काउंटर करूंगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है. जी पर लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से चल रही है. जी, क्योंकि 8 बजे के बाद 6 बजे के बाद जैनिज्म में कोई खाना ही नहीं खाता. अगर आप 6 बजे का खाना नहीं खा रहे हो, आप अगली मॉर्निंग सुबह 6 बजे या 8 बजे खाना खा रहे हो, तो बेसिकली आपका तो 12 या 16-14 घंटे का तो फास्टिंग हो ही गया आपका ऑलरेडी. जी आई एम सेइंग यू, हमको सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन्स के द्वारा हमको गिमिक्स है, ये साइकोलॉजी से प्ले किया जाता है. हम इंडियंस को पता ही नहीं कि हम ऑलरेडी बहुत पहले से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं. हमारा तो ट्रेडिशन कहता ही है इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के लिए. हमारी चीज हमें बेची जाए। हमारी चीज़ हमें बेची जा रही है और हम उनको खरीदते भी हैं. बट अगेन ये भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड वाली बात है कि जो हमारे पूर्वज करते हुए आए थे, हम उन पे ध्यान ना देके, हम हम फैंसी टर्म्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं. तो आप आज के यूथ को आपको क्या सजेशन देना होगा इस चीज में, अगर देना है? मैं आपसे ही बोलूँगा कि हमारा यूथ आज का एजुकेटेड तो है, लिटरेट तो है, लेकिन एजुकेटेड नहीं है. थोड़ा अगर अच्छे तरीके में बता पाए। सिंपल, जैसे कि आप देखिए ना, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है उसका नाम चेंज करके आपको बेचा जा रहा है. बस सिंपल है. हम तो बोल ही रहे हैं आप 6 बजे के बाद मत खाइए खाना, सूर्यास्त के बाद. तो मी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, नाइट देखिए, नाइट शिफ्ट का कंसेप्ट अलग है. सॉरी टू इंटरप्ट यू हेयर. नाइट शिफ्ट का कंसेप्ट अलग है. उसके लिए आपका फिर प्रॉपर एक अलग से काउंसलिंग होगा. क्या नाइट शिफ्ट है, किसी का नाइट शिफ्ट फ्रॉम 6 PM to 3 चलता है, किसी का नाइट शिफ्ट ग्रेवयार्ड शिफ्ट चलता है, किसी का उसका प्लान अलग होता है. तो वो कॉमनली यहाँ पे डिस्क्लोज करना इज नॉट अ गुड फॉर ऑल द ऑडियंसेस. ओके, मी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं फैंसी एवोकाडो बेरीज कंज्यूम कर सकूं, तो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल क्या वो चीज़ें कंज्यूम कर सकता है? क्योंकि लोगों के माइंड में ये भी मिथ है कि हेल्दी खाना इज टेक्निकली मोर कॉस्टलियर देन, यार मैं बर्गर खा लेता हूँ, मेरे को 4 घंटे भूख तो नहीं लगेगी, बट वेज में कुछ या फिर हेल्दी कुछ वैसा खाना इज वेरी कॉस्टली, आई मीन इट्स नॉट पॉकेट फ्रेंडली फॉर देम। ऐसा कुछ नहीं है. हमारे इंडियन किचन में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है. अवर इंडियन किचन इज नॉट ओनली इंडियन किचन, इट्स अ प्योरली अ मेडिकल लैब. हमारे पास जो स्पाइसेस हैं, हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, हमारे पास जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, हमारे पास जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है वो और किसी कंट्रीज के पास नहीं है. तो व्हाट आर दी जो ज़्यादा महंगे फ्रूट्स, जैसे मैंने बोला कि फैंसी एवोकाडो बेरीज के पैसे नहीं है, क्या वो बेरीज या फ्रूट्स या नट्स हैं जो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ ऑन डेली बेसिस? एवरीथिंग इज सीजनल. फ्रूट्स खाइए. कोई भी जो भी आपके जिस आप डेमोग्राफिक कंडीशन में रह रहे हैं, एक डाइट का सिंपल रूल है, ईट लोकल. आप जिस डेमोग्राफिक कंडीशन में रह रहे हैं, आप वहाँ का लोकल फ्रूट खाइए. वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो ग्रो हुआ है. वो आपको उस चीज़ की हेल्प करेगा ही करेगा. तो मैं रेगुलर बेसिस पे जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं या फिर सीजनल एंड लोकल. ओके वो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच इज कमिंग इन माई हेड राइट नाउ इज, बहुत सारे वेजिटेबल्स, क्योंकि घर पे सबने कहा है मुझे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, बट किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि उसको पकाओ कैसे और खाओ कैसे। और मुझे जहाँ तक पता है, खाने के अगर ट्रू न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, उनको बनाने का एक तरीका होता है।
क्योंकि इंडियन कल्चर में आदत है हर चीज़ को तेल में डालो, फ्राई करो, मसाला लगाओ, खा लो। क्या उस चक्कर में न्यूट्रिएंट्स हम लॉस कर रहे हैं? या फिर उसका एक अलग तरीका है, जिस तरीके से अगर मैं पकाऊँ उस खाने को, प्रिपेयर करूँ अपने लिए, तो उसका फ़ायदा मुझे होगा। तो खाना मैं पेट भरने के लिए नहीं खा रहा हूँ। खाना मैं खा रहा हूँ ताकि पेट तो भरे ही भरे, बट मुझे उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिलें। तो क्या वो तरीका है? देखिए, कुकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? आपने जो बोला कि हम इंडियंस लोग हर चीज़ को फ्राई कर लेते हैं, तो बेसिकली ये गलत नहीं है। बेसिकली फ्राई खाना तब खाया जाता है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इसको हम हिंदी में पक्की रसोई बोलते थे। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, फ्राइंग एनी काइंड ऑफ फूड इज अ टेक्नोलॉजी वेयर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ऊपर से उस फूड के उस फूड को लॉक कर देते हैं। जैसे जैसे अगर हम बोले पकोड़े की बात करें, तो पकोड़े को फ्राई किया जाता है, ब्रेड पकोड़े को फ्राई किया जाता है, और भी चीज़ों को फ्राई किया जाता है जो हमारे घरों में बनती हैं। तो हम लोग फ्राइंग करने से क्या होता है, ऊपर की जो लेयर है वो कुक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसको मॉइस्चर को लॉक कर देती है। तो बेसिकली उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब हम इंडियंस लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, तो हम लोग अक्सर पुड़ी, और हमारे ट्रेडिशन में देखा गया हम लोग पुड़ी लेके जाते हैं, जो कि पुड़ी बहुत देर तक फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती है, नरम रहती है। तो वो बेसिकली हमारा एक आप कह सकते हैं वो सिनेरियो बेसिस टाइम सिनेरियो बेस के ऊपर है वो हमारा, कि हम कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो हम फ्राई खाना लेके जा रहे हैं, लेकिन हम रोज़ फ्राई खाना खाएंगे तो वो नुकसानदायक है। अब आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जितना हो सके आप सौते करके खाएं। उसको अगर हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उनके न्यूट्रिशन हम बेसिकली लॉस कर देते हैं। और रीहीटिंग के प्रोसेस में तो वो होता ही रहता है। बिल्कुल होता ही रहता है। सपोज करिए बोला जाता है कि पालक के अंदर आयरन है, आयरन है, आयरन है। अगर आप मैं कहता हूँ अगर आप आधा किलो आयरन भी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कुछ मिलीग्राम ही आयरन जाएगा। तो आप उसका सूप पी सकते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये करते हैं, देखा गया है कि हम लोग कि आयरन पालक लिया, उसको भिगोया और धोया, उसका पानी तो फेंक ही दिया, जो असली न्यूट्रिएंट रिच वाटर है फेंक ही दिया। चनों की बात करूँ मैं, जो ब्लैक चने जैसे हम बंगाल ग्राम कहते हैं, उसको हम लोग बॉईल करते हैं कुकर में, बॉईल हो जाता है, हम पानी तो फेंक ही देते हैं और फिर उसको चने चने खा लेते हैं। हम कहते हैं हमने बहुत प्रोटीन खा लिया। बेसिकली मैक्सिमम प्रोटीन तो चने का पानी में ही निकल गया, आप उसको सूप की तरह पी लीजिए। ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर घर में हो ही रही हैं। और वो बहुत टेस्टी लगता है। आप अगर चने का जो उबला हुआ पानी है उसमें आप हल्का सा आप ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और आप उसमें आप थोड़ा सा एक जो 2 ड्रॉप्स लेमन के डाल के अगर आप पीते हैं तो आपका विटामिन सी, आपका वो प्रोटीन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, और प्रोटीन रिच सूप है तो आपको बल्क भी देगा, कि आपको भूख भी देर से लगेगी। दैट्स नाइस। तो ऐसे और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्पेशली अगर कोई मम्मी हमें सुन रही हैं, उनको ऐसी कौन सी कॉमन फिक्सेस उनके किचन में करनी चाहिए तुरंत आज से अभी से, कि वो तो हेल्दी लाइफस्टाइल जी ही जिए बट घर वाले भी कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि खाने को बार बार गर्म ना करें, स्पेशली राइस। अगर आपका रात को राइस बच जा रहा है, उसको रखे रहिए, सुबह कर्ड के संग मिक्स करके खा लीजिए। वो विटामिन बी 12 का सबसे अच्छा सोर्स है। आपकी मेहनत भी कम है और आपका सुबह का ब्रेकफास्ट भी बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल गया आपको। आप उसमें हल्का सा छौंक लगा सकते हैं ग्रीन चिली का, करी लीव्स का, या फिर जो भी आपको फ्लेवर पसंद है। वो आपका विटामिन बी 12 का रिच सोर्स है। अगर आपकी रोटियां बच जाती हैं रात को, उसको फेंके नहीं, उसको रीहीट नहीं करें। मॉर्निंग में उसको आप अपनी रोटियों को हल्का सा आप उसको फ्राई कर सकते हैं, उसको पापड़ बना सकते हैं, उसको एज अ आप स्नैक खा सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी स्नैक है। आपके जो पैकेट चिप्स वाला जो चिप्स है उसका रिप्लेसमेंट है वो, अगर आपकी रोटी बच जा रही है। उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं करता हूँ अपने घर में, मेरे घर में रोटी बच जाती है, मैं उसको 4 पीस में काट के हल्का सा ऑयल में उसको डीप फ्राई करता हूँ। वो ब्राउन हो जाता है, इट्स क्रिस्पी एकदम नैचोस की तरह हो जाता है, एंड आई ईट इट विद द सैलेड। मैं सैलेड के साथ खाता हूँ। उसमें हल्का सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक वॉट एवर इज़ योर चॉइस, आप डालिए उसमें, उसको आप खाइए, या उसमें हल्का सा लेमन स्क्वीज करके खाइए। आपको ऐसा लगेगा कि आप चटपटा पापड़ खा रहे हैं कोई। नाइस। और ये एक और क्वेश्चन पे मुझे ये लेकर आता है, बिकॉज एज वी ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हम सबको स्ट्रेस होता है। घर का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है ही। उस चक्कर में कभी कभी स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा खा लेता है आदमी। उन सारी जगहों पर ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं जो मैं खाऊं कि अनहेल्दी भी ना हो? भूख तो मुझे लग रही है, मुझे खाना तो है, बट मैं खा भी लूं तो नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने खाना भी खा लिया। तो जैसा आपने स्नैक्स बोला, ऐसे और कौन सी जल्दी वाली चीज़ें हैं जो मैं बना के खा सकता हूँ तुरंत, ताकि मेरे को नुकसान ना हो? आप टमाटो सूप बना के पी सकते हैं। फ्रेश टमाटो लीजिए, उसको आप एक कुकर में डाल के सीटी लगवा के उसको मैश करके आप तुरंत, आपका टमाटो सूप रेडी है। वो बना सकते हैं आप। आ सकते हैं तो आप अपना
कैप्सिकम या कुछ पनीर ले सकते हैं, प्रोटीन का सोर्स। आपने प्रोटीन लिया, पनीर लिया, उसको हल्का सा सौते किया देसी घी में किसी चीज़ में, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ, जो आपका प्रोटीन और आपका वेजिटेबल्स दोनों बैलेंस्ड हो गया, प्रोटीन भी हो गया, और आपका ग्रीन वेजिटेबल्स में कैप्सिकम हो गया या धनिया हो गया, कोरिएंडर लीव्स जैसे हम कहते हैं, और हम बेबी कॉर्न्स अगर हैं हमारे पास तो वो हम डाल सकते हैं, और टमाटो डाल सकते हैं एक, उसको हम मिक्स करके हम खा सकते हैं, तो हमारा प्रोटीन और वेजिटेबल मिक्स हो गया, आपका प्रोटीन भी चला गया, वेजिटेबल्स भी चला गया, कार्ब्स नहीं गए। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए बोल रहा हूँ मैं ये। तो नाउ यू टुक मी टू दैट प्रोटीन वाला। आईसीएमआर का स्टडी बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। क्योंकि ये बहुत कॉमन मिथ है कि सबके घर वाले ये कहते हैं प्रोटीन तो उनको लगता है जो जिम जाते हैं। अगर प्रोटीन सिर्फ मसल रिकवरी के अलावा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी में हेल्प करता है, तो हम इसको इतना इग्नोर करते हुए क्यों आए? देखिए इसका तो मुझे लोगों का मेंटेलिटी नहीं पता, बट बेसिकली हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अपनी 6th स्टैंडर्ड की बुक्स में, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमारी 6th क्लास की 7th क्लास की स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया गया है हमको। प्रोटीन्स आ बेसिकली हमारे मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो आप प्रोटीन्स इज़ वेरी नेसेसरी, बट जैसे आपका अगर लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो आपको थोड़ा सा मेजर चंक प्रोटीन की तरफ इंक्लाइंड हो जाना चाहिए। कार्ब्स भी लीजिए आप, बिकॉज कार्ब्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ऐसा नहीं कार्ब्स बिल्कुल शट डाउन कर देना है। एज आई टोल्ड यू 50% आपका वेजिटेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और 50% आपका फाइबर, फ्रूट्स एंड ऑल दिस, 25 क्वार्टर प्लेट आपका प्रोटीन, क्वार्टर प्लेट आपका कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं दैट इज़ फार बेटर, कॉम्प्लेक्स और फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको किसी लेमैन को एक्सप्लेन करना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स हो गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे फ्रूट्स हो गए। और कॉम्प्लेक्स की बात करूँ मैं आपकी, तो हमारे जो जितना अनाज होता है, गेहूँ, बार्ली, ज्वार, बाजरा एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो मार्केट में जितने भी पैकेट्स बिकते हैं, बिकॉज अगेन आई वांट टू चेक दिस पॉइंट, क्योंकि वो हर पैकेट पे लिखा होता है मल्टीग्रेन, ओट मिल, हेल्दी। क्या उनमें वो सारी चीजें हैं या बस हमें उल्लू बनाया जा रहा है? वो तो आपको लेबल पढ़ के पता पड़ेगा कितना परसेंटेज है। जैसे मैंने आपको बताया कई बिस्किट्स पैकेट में लिखा होता है बटर बिस्किट्स, पर लेकिन जब आप पीछे पढ़ते हैं तो 1.2% ही बटर होता है, तो कहाँ से बटर हुआ उसमें? 40 to 50% तो उसमें पाम ऑयल ऑयल होता है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आपको क्या बोल के बेच रहा है। और मोस्ट सर्च क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट टुडे इज, आम आदमी क्या सर्च कर रहा है, वो ये है, व्हाट आई शुड ईट टू लुक यंगर। यहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशन के लिए खाना नहीं खाना है, खाना खाना है कि मैं उम्र में यंग कैसे दिखूं। अगेन आई डोंट क्वेश्चन देयर इंटेंशन बिहाइंड इट, बिकॉज टेक्निकली सबको वो चीज़ पसंद आती है। तो आप मुझे बताइए एंटी एजिंग क्या चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, और क्या ये इंटेंशन सही है कि खाना मैं यंग दिखने के लिए खाऊं या न्यूट्रिशन के लिए खाऊं? देखिए वो डिपेंड करता है अपने पर्सन टू पर्सन। हम हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस है, वो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट। एंड जो आपने क्वेश्चन पूछा इस पर रिसर्च भी हुई है, और रिसर्च वेस्टर्न कल्चर नहीं करी है, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं करी है। अगर आप जितना अनकुक्ड फूड खाते हैं आप यंग दिखेंगे। और जैपनीज जैपनीज को आप देख सकते हैं, जैपनीज का मैक्सिमम पोर्शन ऑफ फूड अनकुक्ड होता है, या बहुत ही लो कुक्ड होता है, स्टीम्ड फूड खाते हैं वो लोग। राइट, जितना आप फूड अनकुक्ड खाएंगे, जितना आप डिपेंडेंसी अपनी रॉ फूड पे बनाएंगे, तभी मैंने बोला कि आपके 50% प्लेट में आपका वेजीज एंड फाइबर्स होने चाहिए। सीजनल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सौते वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो अगर फ्रूट्स और फाइबर्स इतने एसेंशियल और इतना इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल फ्रूट हेल्दी है, क्या मैं उसे कभी भी खा सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रूट्स खाने का भी टाइम होता है। आप खाली पेट फ्रूट्स खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी, और डिपेंड करता है फ्रूट्स किस नेचर का फ्रूट है। कोई सिट्रस फ्रूट होते हैं, अगर खाली पेट खाएंगे तो एसिडिटी करेगा। फ्रूट खाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो आपका होता है ब्रेकफास्ट एंड मिड, जो आपका मिड डे मील होता है, आफ्टरनून लंच, उसके बीच का जो टाइमिंग है, सबसे बेस्ट टाइम फ्रूट खाने का वो होता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आप रात में भी खा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया आप रात में खा सकते हैं। नाइस। सो
It was lovely discussing all the pointers we discussed, but I have a section for you जहाँ पे हम रैपिड फायर myth breaks के क्वेश्चन करेंगे. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रैपिड फायर जहाँ पे आप बताइएगा कि ये मिथ है या फैक्ट है, और अगर कुछ वैसा होगा तो आप अपना बता सकते हैं. रोटी और राइस छोड़ना वेट लॉस के लिए ज़रूरी है, मिथ या फैक्ट? इट्स अ मिथ. प्रोटीन पाउडर किडनी खराब करता है, ये सिर्फ डर है या फैक्ट? नहीं, फैक्ट है अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो. एम्प्टी स्टमक वर्कआउट ज़्यादा फैट बर्न करता है. करता है, बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको कमजोरी, उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे फिर. वेज या नॉन वेज, विच इज़ बेटर फॉर ह्यूमन? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. एज पर मी, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो आई विल प्रेफर वेजिटेरियन. क्रैश डाइटिंग से सस्टेनेबल वेट लॉस होता है? होता है, बट साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं. किचन में इमीडिएट कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आज हटा देनी चाहिए? शुगर, मैदा, रिफाइंड ऑयल्स एंड salts, high sodium salt, and processed food, packaged food, frozen food. Nice. Thank you, Sagar. It was lovely talking to you. I really got to know a lot about कि क्या चीज़ें कब खानी है, कैसी खानी है और कैसी नहीं खानी है. And I hope कि ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. How was your experience about the podcast? My experience was very good. आपने जो क्वेश्चंस पूछे, ये अच्छा लगा कि आपने वो क्वेश्चंस पूछे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को या जनता को, इंडियन इंडियन जो हमारी पॉपुलेशन है उनको नहीं पता, क्राउड को नहीं पता, और वो सिर्फ मिथ और फैक्ट में ही जी रहे हैं कि एंड दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर एंड दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द मार्केटिंग गिमिक्स. एंड आई लाइक दैट पार्ट. आपने क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे फ्रेम किए. थैंक यू सो मच. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. ये एपिसोड सुन के आप थोड़े से अनकंफर्टेबल ज़रूर हुए होंगे, और ऑनेस्टली वही इंटेंशन था. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम जानते सब हैं पर अवॉइड करते हुए आते हैं. हमें पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, बट फिर भी हम ये कहते हैं कल से, मंडे से, नेक्स्ट मंथ से हम चेंज कर देंगे. क्योंकि हार्ट अटैक्स, फैटी लीवर्स, ये सारा कंपाउंड इफेक्ट है हमारे उन गलत डिसीजंस का. तो अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं होगी, दिस एपिसोड वाज फॉर यू.